हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो है हैबिट्स दैट्स आर मेकिंग यू पुअर। आदतें जो आपको गरीब बना रही है। इसका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से आपको कमेंट करना है, ईमानदारी बरतनी है। जो मैं पूछूंगा, कितने लोगों के पास इमरजेंसी फंड है? आपको ये नहीं बताना कितना इमरजेंसी फंड है, यस और नो में जवाब देना है कि हाँ मेरे पास इमरजेंसी फंड है, हाँ मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ। इंडिया में रिसर्च हुई है, वर्ल्ड में भी रिसर्च हुई है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करें तो 70 to 75% लोगों के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। आप खुद ही सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, 70 to 75% लोगों में ही आप आते हो, आपको अचानक से ज़रूरत आन पड़ी, तो वो ज़रूरत किसी भी रूप में आ सकती है, किसी बीमारी के रूप में आ सकती है, किसी ज़रूरत, कुछ ऐसी ज़रूरत आ सकती है, आपको एकदम से पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे भाई? फ्रेंड से उधार लोगे, रिलेटिव से उधार लोगे, या फिर बैंक से लोन लोगे, या घर पे कुछ भी चीज़ होगा उसे बेचने की कोशिश करोगे? तो आपके मन में देखो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, देर सबेर हो जाता है, आपकी वो सिचुएशन हल हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं हल होती। लेकिन अगर आपका अरेंजमेंट हो भी गया तो आपके मन पे इसे रीपे भी करना है, तो इस वजह से आपके माइंड पे अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाएगा, एक बर्डन आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके काम पे भी पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं इमरजेंसी फंड का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ वहाँ पे इस इमरजेंसी फंड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आपको कमेंट क्या करना है कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको लिखना है हाँ इमरजेंसी फंड है, ईमानदारी बरतनी है। अगर नहीं है तो लिखना है कि नहीं इमरजेंसी फंड नहीं है। जितने लोगों के पास नहीं है उन्हें इस परसेंटेज से बाहर निकलना है, आज ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना है। क्यों शुरू करना है वो भी अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हालांकि इन चीज़ों से बचना है, आपको उधार नहीं उठाना है, ना लोन के रूप में, ना रिलेटिव से, ना दोस्तों से, नहीं घर की कोई चीज़ आपको बेच के फंड का इंतजाम करना है। पहले ही अपने फंड का इंतजाम करो। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हम बारीकी समझ ही रहे हैं तो सारी बारीकी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो सके कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए दे दी जाए और आपके पास दो ऑप्शन रख दिए जाए। पहला ऑप्शन कि आप इससे कोई फ़ोन परचेज कर सकते हैं। फ़ोन का एग्जांपल लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो अननेसेसरी चीज़ है। यानी कि देखो, फ़ोन 10,000 रुपये में भी लिया जा सकता है, 15 में भी लिया जा सकता है, 20 में भी लिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू, देखो आपका जो फीचर इसमें मिलेगा वो फीचर आप 20 में भी ले सकते हो, 30 में भी ले सकते हो, या 40 में भी ले सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं आपका पैसा बच रहा है। कहने का पर्पज़ मेरा ये है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा सेव हो रहा है, आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल तो आपके पास ये लिया गया कि आपको कोई नेसेसरी, मतलब कोई चीज़ खरीदनी है। वो नेसेसरी भी हो सकती है, अननेसेसरी भी हो सकती है। अगर अननेसेसरी है तब 1 लाख रुपए का कोई मतलब नहीं बनता। अगर नेसेसरी भी है तो वो रिक्वायरमेंट कम पैसों में भी पूरी की जा सकती है। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल तो हमने लिया फ़ोन का, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट का। अब इस चीज़ को समझिएगा कि भाई दो इंसान हैं। पहले इंसान को एक फ़ोन लेना है, जिसने 1 लाख रुपए फ़ोन में लगा दिए, ठीक है। दूसरे इंसान ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़। तीसरा मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ कि भाई इसे मोबाइल की भी रिक्वायरमेंट थी, 1 लाख रुपए दिए गए, इसने 20,000 का मोबाइल लिया और 80,000 इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके साथ 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब आप खुद सोचो, इसने जो 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया है, देखो हम आदतें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे जो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे इसने जो 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया, अगर ये शोरूम से बाहर निकलता है, अभी उसे सेल करेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू घट चुकी होगी। वो 1% हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन उसने क्या चीज़ परचेज की है। और समय के साथ ये धीरे धीरे घटती ही रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसने जो इन्वेस्ट किया है
भाई इसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। भाई 2% मिल सकता है, 4% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 8% मिल सकता है, 15% मिल सकता है, 18% मिल सकता है। डिपेंड कहाँ करेगा, डिपेंड करेगा उस चीज़ पे कि इसने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है। मान के चलो सेविंग में पड़ा है, 2 to 4% मिल रहा है, या इसने एफडी करा दी 4 to 5% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, इसने पीपीएफ में डाल दिया 8% मिल रहा है, इसने बॉन्ड्स खरीद लिए 8 to 10% मिल रहा है, इसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया 15 to 10% मिल रहा है, इसने शेयर्स में लगा दिया 18% में। एक रफली आइडिया है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि इसका पैसा घटना शुरू हो गया, पहली चीज हमने सीखी, इसका पैसा बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसे तीन दोनों की रिक्वायरमेंट थी, इसे फोन की भी रिक्वायरमेंट थी। इसने 20,000 रुपीज का तो फोन लिया था जिसकी वैल्यू घट रही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। ये तीसरा एग्जांपल क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। यानी कि यहाँ पे तो सीधा मतलब यही होगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पर लेकिन आपको जरूरत भी थी, जरूरत थी आपकी, जिससे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, उतनी वैल्यू की आपने चीज खरीद ली, बाकी जो बचा उसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो बढ़ना शुरू होगा, वो इस रेशो से बढ़ना शुरू हो रहा है जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे। ये तीसरा एग्जाम्पल दोनों को रिलेट कर पा रहा है, और यही सबसे जरूरी चीज समझने लायक है। यानी कि पहले वाले ने सिर्फ अपनी लाइफ को स्टाइल को बेहतर करने के लिए खर्च किया, दूसरे वाले ने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए खर्च किया, लेकिन तीसरे वाले ने लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव किया और पैसा भी इंप्रूव किया। तो हमें तीसरे वाले पे फोकस करना है कि भाई ऐसे भी जिंदगी नहीं जीनी कि आपके पास पूरा पैसा आता जा रहा है, आप सीधे ही इन्वेस्ट करते जा रहे हो, और ऐसी भी जिंदगी नहीं जीनी कि आपके पास कुछ फंड ही नहीं है, भाई इमरजेंसी ना फंड है, ना आपका पैसा ग्रो कर पा रहा है। लेकिन ये तीसरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, भाई ये अपनी जरूरत की पूर्ति भी करता जा रहा है और अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करता जा रहा है। फिर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसके पास पैसा है, इसे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके पास भी पैसा है, इसे कुछ रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इसका फोन घटता ही जाएगा। ये चीज यहां तक समझ में आ गई। अभी आगे समझाएंगे सारी चीजें, लेकिन पहले मैंने दो चीजें समझा के आपको आपका बेस तैयार किया है। आपको 1 लाख रुपीज का जो मैंने एग्जाम्पल समझाया, दूसरा मैंने आपको इमरजेंसी फंड का एग्जाम्पल समझाया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम पहली चीज का। पहली जो आदत है, दिखावे की जिंदगी। ज्यादातर लोग करते क्या है, एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं। भाई आप किसी दूसरे को दिखाने में लगे हुए हो कि भाई आपने महंगी मोबाइल खरीद लिया, कार परचेज कर ली, या आप क्लोथ्स पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप गोल्ड खरीदते जा रहे हो, या आप अपनी वॉचेस चेंज कर रहे हो, अपने शूज चेंज कर रहे हो, या आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, ट्रिप कर रहे हो। यानी कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए भाई फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल दिए, फेसबुक पे डाल दिए, या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए। आप दिखाना चाह रहे हो कि भाई दूसरे देखे कि आप कितनी बेहतर जिंदगी जी रहे हो, पर लेकिन यहाँ पे अपना पैसा, आपका जितना भी पैसा लग रहा है तो वो बेकार ही जा रहा है। अब फिर से यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हमें ये सब नहीं करनी चाहिए? तो वो 1 लाख वाला जो तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो क्या था, जल्दी से याद करो। उसके पास 1 लाख रुपए थे, उसे फोन की भी जरूरत थी, तो उसने 20K का फोन ले लिया और 80,000 इन्वेस्ट भी कर दी। ठीक वैसे ही जरूरी आपका मोबाइल भी है, जरूरी आपके कपड़े भी है, जरूरी आपकी कार भी है, आपका घूमना भी जरूरी है, आपके क्लोथ्स भी जरूरी है, वॉचेस भी जरूरी है, ट्रैवलिंग भी जरूरी है, सब चीजें जरूरी है। लेकिन ये तीसरा एग्जाम्पल आपको इसलिए समझाया गया था कि उसका एक हिस्सा कितना करना है। यहाँ से एग्जाम्पल मत लेना कि 20% करना है या कुछ, वो हम कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कहने का पर्पज क्या है कि आपको एक हिस्सा खर्च करना है, एक हिस्सा इन्वेस्ट करना है। इस दिखावे में नहीं लेना कि भाई किसी ने एक महंगी कार खरीद ली, 20 लाख की खरीद ली, या 1 करोड़ की खरीद ली, आपको भी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। नहीं, अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो नहीं करना है। अगर आपका काम 10 लाख में भी चल रहा है या 5 लाख की कार में भी चल रहा है तो ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपको इस तीसरे के हिसाब से करना है। आपको अपनी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। अब समझ में आया वो चीज़ें मैंने पहले क्यों समझाई आपको, जिससे कि आप यहाँ पे क्लियरली समझ पाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हमने पहली चीज़ क्या सीखी कि दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है। किसी दूसरे को दिखा के आपको कुछ नहीं मिलने
वाला है, क्योंकि जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसे आप दिखा रहे हो वो आपको पैसे देने नहीं आएगा, आपको अपने आप ही वो फुलफिल करनी पड़ेगी। चाहे वो रिलेटिव से लेने पड़ेंगे, चाहे वो दोस्तों से लेने पड़ेंगे, चाहे वो लोन के रूप में लेने पड़ेंगे, और वो अननेसेसरी आपके माइंड पे एक तरह का स्ट्रेस और एक तरह का बर्डन क्रिएट करेंगे, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके काम पे भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को करेंगे कि भाई कुछ परसेंटेज खर्च भी करेंगे और कुछ अपना बढ़ावा भी करेंगे। दूसरों को पसंद आ रहा है कि नहीं, भाई किसी ने अगर साल में 10 ट्रिप कर लिए तो जरूरी नहीं है हमें भी 10 ट्रिप करने हैं, या कोई हर महीने ट्रिप कर रहा है, वीकेंड पे ट्रिप कर रहा है, तो जरूरी नहीं है हमें भी वीकेंड पे ट्रिप करना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो करो, अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो अपना फिक्स रखो, भाई 5 ट्रिप करने हैं या 3 ट्रिप करने हैं या साल में एक ही ट्रिप करना है। डिपेंड ऑन आपके पास कितनी सेविंग है, कितना इमरजेंसी फंड है, या किस तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो। ये पार्ट आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज है बिना जरूरत के शॉपिंग करना। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है कि भाई आप मॉल में पहुंचे नहीं, आपको दिखाई दे रहा है 20% ऑफ, 30% ऑफ, यहाँ पे 50% ऑफ, 1 बाय गेट 1 फ्री, इस तरह के आपको ललचाने वाले ऑफर दिखाई जाते हैं। क्या ये ऑफर के थ्रू खरीदना गलत होता है? जवाब दोनों है। हाँ भी गलत भी होता है और नहीं भी नहीं होता, सही भी होता है। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है, जरूरत। यहाँ पे जरूरत वर्ड मैंने क्यों डाला है? अगर आप देखेंगे बिना जरूरत के शॉपिंग करना, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदारी करनी है। अगर मान के चलो आपको क्लोथ्स पे ऑफर दिखाई दे रहा है, या शूज पे ऑफर दिखाई दे रहा है, या वॉचेस पे ऑफर दिखाई दे रहा है, या मोबाइल पे ऑफर आपको दिखाई दे रहा है, और हमारे पास सारी चीजें हैं, तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑफर मिल रहा है, तो ये सही में आता है कि आप उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। यानी कि बिना जरूरत की चीजों पे खर्च नहीं करना है। फिर से वही बात आ जाती है, मैं फिर से आपको तीसरा एग्जांपल याद दिलाऊंगा कि वो क्या कर रहा था। उसके पास 1 लाख रुपीज थी और उसे एक मोबाइल लेना था, जरूरत थी, लेकिन उसने अपने 20,000 मोबाइल में लगाए और 80,000 को इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसका पैसा ग्रो भी कर सके। ठीक वैसे ही हमें इसी रिक्वायरमेंट में अपनी पूर्ति करनी है, वो भी तब जब जरूरत है। बिना जरूरत के शॉपिंग आपको नहीं करनी है। इस आदत को छोड़ दो कि भाई ऑफर दिख रहा है तो खरीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि आप ये ऑफर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कैसे। अगर यहाँ से हम सिर्फ एक चीज सीखेंगे, अगर जरूरत है तो परचेजिंग करनी है, अगर जरूरत नहीं है तो परचेजिंग नहीं करनी है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वो नॉलेज में हो सकता है, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं देखनी है, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो। अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही है उस पर इन्वेस्ट करो, आपको कोई नई स्किल सीखनी है उस पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपकी इनकम को इंक्रीज करने में ही आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे बस आपको टाइम देखना होता है, अगर आपके पास टाइम है तो तुरंत यहाँ पे आप इन चीज़ों को लर्निंग में सीख सकते हैं। तो ये भी चीज़ समझ में आई। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाता हूँ, इन्वेस्टमेंट ना करना। काफ़ी लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही नहीं करते। जैसे फिर से वो 3 एग्जाम्पल आ जाते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीनों एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाए। एक को मोबाइल परचेज करना था, उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ का एक मोबाइल पर खरीद लिया। दूसरे ने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिए। तीसरे ने क्या किया, उसे मोबाइल की रिक्वायरमेंट थी, 20,000 का उसने मोबाइल लिया, 80,000 उसने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट। अब खुद से सोचो कि जिसने इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो इसके पास इमरजेंसी फंड है। देखो कब आपको, देखो ये गलत नहीं है इतने रुपए का खरीदना, लेकिन उसका भी तरीका होता है। फिर से वही बात आती है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उस खर्चे को कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आदतें हमारे पैसे को कम कर रही है, जो पैसे को घटा रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये इन्वेस्ट कर रहा है, इसका पैसा इंक्रीज हो रहा है, इसने अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी की, पैसे को इन्वेस्ट किया और पैसे को बढ़ाया भी। तो आपको भी वो आदत डालनी है, जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करने की शुरुआत करनी है।
अगर आप कैलकुलेशन करेंगे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में जाएंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसे, तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर वहाँ पे आप ईयर का खेल देखेंगे कि भाई कोई अगर 20 की एज में शुरुआत कर रहा है, या कोई 35 की एज में शुरुआत कर रहा है, या कोई 40 की एज में शुरुआत कर रहा है, या कोई 45 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहा है, या कोई 50 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग उसके लिए काम करेगी जो जल्दी इन्वेस्ट करेगा। जो जितना लेट होता जाएगा, देखो पैसा तो इसका भी ग्रो होगा, इसका भी ग्रो होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसका भी ग्रो होगा, इसका भी ग्रो होगा, इसका भी ग्रो होगा। ठीक है, वो फेजेस अलग होते हैं मार्केट में, कभी कभी लॉसेस चलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ये ग्रो ही होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ग्लो होगा वो काफी स्लो ग्रो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप जल्दी इन्वेस्टमेंट बढ़ते रहेंगे तो कंपाउंडिंग काफ़ी बेहतर काम करती है। मैं आपको जल्दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझो कि आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्दी से जल्दी करनी है अगर आपने अभी तक नहीं की है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करना क्या कहाँ है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा वहाँ करना है जहाँ आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, वहीं पे आपको इन्वेस्ट करना है। आपने इन्वेस्टर की सलाह लो और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान को चुनो और वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करना नए हो इसी तरह के और कंटेंट देखने के लिए। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वैल्यू नहीं लिखनी है कितना इमरजेंसी फंड है, सिर्फ इतना ही बताना कि हाँ इमरजेंसी फंड है या नहीं इमरजेंसी फंड नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।